नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं जोधपुर के पंचकुंडा की छतरियों को दिखाने के लिए। दोस्तों, जो पंचकुंडा की छतरियां हैं ये जोधपुर के राठौड़ राजवंश के जितने भी महाराजा हुए हैं शुरुआती समय के और उनकी जो महारानियां हुई हैं और उनके राज परिवार के सदस्यों की यहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया है, जिसे आज के वक्त में पंचकुंडा की छतरियों के नाम से जाना जाता है। जिस भी तरफ आप देखेंगे वहीं पर आपको लाल पाषाण यानी कि लाल पत्थरों से निर्मित ये सारी छतरियां दिखाई देंगी और ये छतरियां कलात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं और इन छतरियों के ऊपर बनाया गया डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा लुभावना लगने वाला है। दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पे जो छतरियों की संख्या है वो है 46 यानी कि 46 छतरियों के अंदर यदि हम बात करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की, जिनका नाम था राव जोधाजी। 1438 में उनका शासन शुरू हुआ था और 1489 तक उनका शासन चला था और उसी वक्त में 1459 के समय में उन्होंने जोधपुर में अपने कदम रखे और कदम रखने के बाद में उन्होंने जोधपुर की स्थापना की और यहाँ पर एक बहुत बड़ा दुर्ग भी बनाना शुरू किया, जिसे आज के वक्त में मेहरानगढ़ बोलते हैं। और उनके मरने के बाद में उनकी समाधि स्थल के लिए इस वाले हिस्से को चुना गया था और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बाद जितने भी घर के सदस्य शांत होते गए यानी कि समाप्त होते गए, जिनकी मृत्यु हो गई, जो युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए या जो रानियां सती हो गई, उन सभी रानियों की स्मृति में इस पूरे हिस्से को बनाया गया है। यदि हम इनमें से कुछ छतरियों को देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि उनके अंदर 6 पिलर यानी कि षटकोणीय बनी है, कुछ बनी है अष्टकोणीय यानी कि ऑक्टागोनल बनी है, कुछ बनी है 12 पिलर पे, कुछ बनी है 14 पिलर पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ी छतरी दिखाई दे रही है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और सुंदर भी है। एक बार हम ना इस छतरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इन छतरियों में सबसे ज़्यादा सुंदर छतरी बताई जाती है और जो जयपुर के नरेश थे प्रताप सिंह जी, उनकी पुत्री है जिनकी ये छतरी आज हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं छतरी को आगे बढ़ के देखते हैं और इसके इतिहास और इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश भी करते हैं। और एक महारानी थी जिनका नाम था सूर्य कंवर जी और इन महारानी की जोधपुर घराने में शादी हुई थी और उसके बाद जब इनका अंतिम वक्त आया, जब इनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद में इनकी समाधि स्थल पर इतनी सुंदर ये बड़ी छतरी बनाई गई है। यहाँ पर सबसे जो आकर्षित करने वाली चीज है वो ये बनती है कि इसमें 32 खंबे ओवरऑल लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। और यदि हम बात करते हैं इसके मध्यस्थ भाग में, तो यहाँ पर एक संगमरमर का बीच में एक हिस्सा बनाया गया है और इसकी छत के ऊपरी भाग को आप देखिए दोस्तों एक बार, कितना शानदार बेहतरीन नज़ारा ऊपरी भाग में देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि हर एक भाग में आपको कुछ अलग और विचित्र यहाँ पे समझने को, जानने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं इस पूरे हिस्से में, तो यहाँ से हम एक बार छतरी की कुछ चीज़ों को निहारने की कोशिश करते हैं। आप जब अपनी नज़रों को बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक झूमर के जैसा फ्लारल डिज़ाइन बनाया गया है और इसके बीच में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। तो महारानी सूर्य कंवर जी की छतरी है दोस्तों ये, और इन्हीं छतरियों के अंदर शामिल है यहाँ के संस्थापक राव जोधा जी की छतरी, इन्हीं में शामिल है यहाँ पर राव चुंडा जी की छतरी, इन्हीं में शामिल है राव रणमल जी की छतरी और इन्हीं में शामिल है राव गंगा सिंह जी की छतरी। आज के वक्त में किसी भी छतरी के ऊपर यदि हम देखते हैं तो कोई नेम प्लेट हमें देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सी छतरी किन राजा की है, किन महाराजा की है, किन राव की है, किन रानी की है, किन महारानी की है या फिर उनके परिवार के किन वंशजों की है। लेकिन इससे हमें ये तो मालूम पड़ता है कि सौंदर्यीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी छतरियां बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, अमेजिंग है। और इन सब छतरियों में से यदि हम बात करते हैं सामने वाली छतरी की, तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर अगर हम पिलर की बात करते हैं तो यहाँ पर 18 से 20 पिलर इसमें बनाए गए हैं। इसके ऊपरी भाग में देखेंगे जो हिस्सा आज के वक्त में काला पड़ चुका है और लाल रंग के पत्थरों को इस्तेमाल करके
और लॉकिंग सिस्टम का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था पहले के वक्त में। पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जाता था और उसके बाद में छतरियों का निर्माण किया जाता था। एक बार हम ना सामने वाली छतरियों की इस पूरी गैलरी को एक बार विजिट करना चाहेंगे, जाकर देखेंगे कि हमें और क्या विशेष दिखाई देता है या और क्या हमें भिन्न दिखाई देता है यहाँ पर। तो थोड़े से कदमों की आहट को आगे बढ़ाते हुए हम अब जाएंगे दोस्तों इस नई छतरी पे। और यहाँ पर है ना, ये सारी छतरी जगती के ऊपर बनाई गई, यानी कि निचला जो भाग है वो जमीन से तकरीबन 12 से 15 फीट ऊंचाई पर है। और दोस्तों इस छतरी में हमें है ना ऊपर वाला डिजाइन देखने को मिलेगा। यहाँ वाले भाग को भी आप देख सकते हैं, तो काफी अमेजिंग है ये वाली जो छतरी है बिल्कुल सेम हूबहू ऐसे ही बनी हुई है। वैसे जो मध्यस्थ भाग होता है दोस्तों, ये वाला जो सेंटर में बना हुआ है, देखिए मैं एक बार इस वाले भाग पे जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद में सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, ये जिनकी भी छतरी रही होगी, रानी महारानी राजा महाराजाओं की। तो मध्यस्थ के इस भाग में इस वाले हिस्से पर उनके चरण पादुका होते हैं, यानी कि उनके जो पैरों के निशान है वो बनाए जाते थे ताकि उनके सिंबल याद रहे लोगों को। और इस छतरी के साथ साथ में आप थोड़ा आगे की तरफ भी आ जाइए दोस्तों और अपनी नजरों को थोड़ा ना इस तरफ लेकर जाइए आप। यहाँ पर भी आपको काफी सारी विशेषताओं के साथ भरी हुई छतरियां दिखाई देंगी। सामने वाली छतरी देखेंगे आप, ये ऑक्टागोनल है, बाहर की तरफ 2 अलग से पिलर लगा रखे हैं, 10 पिलर की छतरी बन जाती है। तो इन सभी छतरियों को देखकर हमें ये तो पता लग जाता है कि शाही परिवार और राजघराने परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद भी उन्हें उतना ही मान सम्मान दिया जाता है, लोगों की नजरों में उन्हें हमेशा याद रखने के लिए इस प्रकार के जो छतरियां हैं वो उनकी स्मृति में बनाई जाती थी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जिस स्थान पर हम आए हैं इसे बोलते हैं मंडोर। मंडोर यानी कि दोस्तों एक ऐसा स्थान जिसे हम रावण के ससुराल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी वो यहीं की रहने वाली थी और इस स्थान को उनके ससुराल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जहां पर आज हम खड़े हैं इसे बोला जाता है पंचकुंडा, यानी कि 5 कुंडों का स्थान। तो अब आप सोचेंगे कि मंडोर में पंचकुंडा इसका नाम क्यों रखा गया, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आज भी साक्षात जो कुंड है वो दिखाता हूं, जिससे यहाँ पे समझ पाएंगे कि इसका जो नाम है उन कुंडों की वजह से रखा गया है। जिसके लिए हमें है ना इसके इधर वाले हिस्से में जाना पड़ेगा, जहां पे आज आपको काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं पेड़ पौधों के साथ में हमें एक उस वक्त की ऐसी झलक दिखाई देगी जिससे आज हम ना ये समझ पाएंगे कि इसका जो नाम है वो पंचकुंडा किस वजह से रखा गया था। तो जब हम इसके जमीनी स्तर पे दोबारा से अपने आप को लेकर आते हैं तो हमें और भी चीजें देखने का मौका मिलेगा। आ जाइए। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं उन पंचकुंडा की छतरियों पे बने हुए उन कुंडों को, जिसकी वजह से इसका नाम भी पड़ गया है। नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो पूरा पर्वत के ऊपर बना हुआ है, यानी कि जो पहाड़ होते हैं उन्हीं के पत्थर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और आगे की तरफ आइए आप, थोड़ा सा डरावना सा आपको लग रहा होगा, जंगली एरिया सा लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन जब आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे ना तो यहाँ पर आप देखेंगे उस कुंड को आज के तौर में साक्षात। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखें, ये है दोस्तों वो कुंड जो उन 5 कुंडों में शामिल होता है, जिसकी वजह से इसका जो नाम है वो पंचकुंडा बताया जाता है। और एक वक्त था कि जब इस कुंड का पानी इस्तेमाल भी लाया जाता था, और आज भी आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है ना, इसका निचला भाग साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी कितना ज्यादा साफ सुथरा है, क्लियर पानी है। और इस पानी का इस्तेमाल करते थे यहाँ पे लोग पीने के लिए भी। और अब हम इन चीजों को देख चुके हैं। यहाँ पर है ना दोस्तों तल भंवर बने हुए हैं। ये तल भंवर क्या होते हैं पर मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए सामने की तरफ जो पत्थर अटैच किया गया ना दोस्तों, इसको थोड़ा झाड़ी को मैं हटाता हूँ और देखता हूँ एक बार। ये देखो इसके ऊपर डिजाइन काफी अलग सा बना रखा है, और इसको ना देखकर ऐसा लगता है कि बाद में या तो ये पत्थर यहाँ पे पेस्ट किया गया होगा, या हो सकता है कि कारीगर ने सोचा होगा कि चलो बैठे बैठे कुछ नहीं करते, पत्थर को तराश लेते हैं, तो उन्होंने इस पत्थर को घड़ना शुरू कर दिया। और घड़ने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? उन्हीं सोर्स का इस्तेमाल किया जो इन महलों के अंदर उनके घरों के छज्जों को बनाने में इस्तेमाल होता है। एक टाँकी होती है पतली सी और एक हथौड़ी होती है। तो इस जंगल वाले क्षेत्र से थोड़ा बाहर की तरफ निकलते हैं और अब हम जाते हैं दोस्तों यहाँ का एक हिस्सा देखने के लिए। आइए, जिससे आपको ना ये पता लग जाएगा कि वो जो छतरी है वो क्यों बाकी छतरियों से विशेष है। और आप अपनी ना एक झलक के अंदर यहाँ से इन छतरियों का पूरा व्यू देख सकते हैं, कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड है,
कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्टनिंग अपने आप में। यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। और अब हम थोड़ा ना आगे की तरफ चल लेते हैं। लेकिन आज के वक्त में राजघराने परिवार में यदि किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थान पर उनकी स्मृति में ना तो छतरी बनाते हैं, ना ही उनका अंतिम दहन यहाँ पे करते हैं। क्योंकि जो ये एरिया है जोधपुर का, यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अलग अलग हिस्सों में राजघराने परिवार के अंतिम दहन के बाद में उनकी स्मृति में छतरी बनाई जाती है। तो आगे की तरफ जब हम आते हैं तो सामने वाले नज़ारे को आप देखिए दोस्तों, आपको विश्राम कक्ष सा दिखाई मालूम पड़ेगा, ये निचले भाग में जो बना हुआ है। और इस विश्राम कक्ष का नाम होता है तल भंवर, यानी कि तल का मतलब ज़मीन होता है और इस वाले हिस्से को हम तल भंवर कहते हैं। तो इससे हमें ये साफ साफ आज पता लगता है कि जब हम इस पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो हम ना उस समय की यादों को आज ताज़ा कर पा रहे हैं, उस समय के इतिहास को देख पा रहे हैं। और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि जो यहाँ के राव जोधा थे वो कितने ज़्यादा वीरता, शक्तिशाली और प्रभावी राजा थे कि उन्होंने अपने ही दमखम पर अपने कुछ घनिष्ठ विश्वसनीय साथियों के साथ मिलकर जोधपुर की स्थापना कर डाली थी। तो इन पूरी 46 छत्रियों की कलात्मक दृष्टि को हमने देखा यहाँ पर, इनके इतिहास को उजागर किया। अब हम जाएंगे किसी दूसरे पॉइंट पे, वहाँ जाके एक नए इतिहास को खंगाल लेंगे और उसका आपका सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।